22 अक्टूबर 1764। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी ऐतिहासिक दिन की कहानी को आसान शब्दों में समझते हैं। सोचने वाली बात है कि कैसे एक लड़ाई, सिर्फ एक लड़ाई, एक कंपनी को जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, पूरे हिंदुस्तान का शासक बना सकती है। जी हाँ, यही वो लड़ाई थी जिसने अगले 200 साल की गुलामी की नींव रखी। लेकिन इस जंग को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समय के भारत में ये 18वीं सदी का दौर था और उस वक्त मुगल साम्राज्य, जो कभी इतना बड़ा हुआ करता था, अब धीरे धीरे बिखर रहा था। तो सीन कुछ ऐसा था कि दिल्ली में जो मुगल बादशाह बैठे थे वो बस नाम के राजा थे। असली पावर वो तो बंगाल और अवध जैसे सूबों के नवाबों के हाथ में थी, और इन सब में बंगाल सबसे अमीर सूबा था। अब जहां इतना पैसा होगा वहां ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर तो पड़ेगी ही, है ना। वो दस्तक नाम का एक परमिट इस्तेमाल कर रहे थे जिससे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उनकी तिजोरी बढ़ती जा रही थी। अब बक्सर से ठीक पहले 1757 में एक और लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई। लेकिन प्लासी सच पूछो तो कोई असली जंग थी ही नहीं, वो तो एक साजिश थी, एक धोखा था। हाँ, इस धोखे ने अंग्रेजों को बंगाल में एंट्री जरूर दिला दी। यही बक्सर और प्लासी का सबसे बड़ा फर्क है। देखिए, प्लासी तो साजिश से जीती गई, लेकिन बक्सर एक आमने सामने की एक असली सैन्य लड़ाई थी। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री ताकत के बल पर जीत हासिल की, और इसी जीत ने उन्हें भारत पर राज करने का, आप कह सकते हैं, कानूनी हक दिलाया। तो प्लासी के बाद क्या हुआ? मीर जाफर जिसने धोखा दिया था उसको नवाब बना दिया गया। लेकिन वो कैसा नवाब था? बस एक कठपुतली। कंपनी जब चाहे जितना चाहे पैसा मांगती थी। धीरे धीरे बंगाल का पूरा खजाना खाली हो गया और मीर जाफर बेचारा बस देखता रह गया। अब जब मीर जाफर कंपनी की मांगें पूरी नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने सोचा चलो इसको हटाओ, और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन यहाँ अंग्रेजों से एक गलती हो गई। उन्हें लगा मीर कासिम भी एक कठपुतली बनेगा, पर वो तो एक बहुत ही काबिल और आजाद सोच वाला इंसान निकला। और बस यहीं से बक्सर की लड़ाई की जमीन तैयार होने लगी। मीर कासिम ने आते ही ऐसे काम किए जो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। पहला, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर ली ताकि अंग्रेजों से थोड़ी दूरी बन सके। दूसरा, उसने यूरोप के अधिकारियों की मदद से अपनी सेना को मॉडर्न बनाया, नई बंदूकें बनवाई। और तीसरा और सबसे जरूरी काम, उसने दस्तक के गलत इस्तेमाल को रोक दिया। उसने कह दिया कि टैक्स लगेगा तो सब पर बराबर लगेगा, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो या अंग्रेज। तो अब आप समझ रहे हैं असल मुद्दा क्या था। मीर कासिम की काबिलियत ही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। उन्हें एक कमजोर कठपुतली नवाब चाहिए था। उन्हें एक ऐसा शासक नहीं चाहिए था जो बंगाल को फिर से मजबूत बना दे। बस इसी बात पर अंग्रेज उसके दुश्मन बन गए। और फिर अंग्रेजों ने वही किया जो उन्हें करना था। उन्होंने मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया। लेकिन मीर कासिम हार मानने वालों में से नहीं था। वो सीधा पहुंचा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास, और फिर दिल्ली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास। और इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक महागठबंधन बना लिया, एक ऐसी ताकत जो अंग्रेजों को चुनौती दे सकती थी। और इस तरह वो दिन आ गया, 22 अक्टूबर 1764। जगह थी बिहार का बक्सर, गंगा नदी के किनारे। एक ऐसा मैदान तैयार हो चुका था जहां अब हिंदुस्तान के भविष्य का फैसला होने वाला था। सोचिए, एक तरफ थी भारतीय गठबंधन की लगभग 40,000 सैनिकों की विशाल सेना, और दूसरी तरफ सिर्फ 7,000 अंग्रेज सिपाही जिनका कमांडर था हेक्टर मुनरो। देखने में तो लड़ाई एक तरफा लग रही थी। सवाल यही था कि 7,000 लोग 40,000 से कैसे जीतेंगे। लेकिन अंग्रेजों के पास कुछ ऐसी चीजें थीं जो भारतीय सेना के पास नहीं थीं। उनके हथियार बेहतर थे, उनकी तोपें ज्यादा आधुनिक थीं, उनकी सेना में डिसिप्लिन यानी अनुशासन कमाल का था, और उनकी एक खास तकनीक थी, वॉली फायर, जिसमें सब एक साथ गोलियां बरसाते थे। जबकि भारतीय गठबंधन में आपस में ही तालमेल की कमी थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि लड़ाई शुरू होने के कुछ ही घंटों में फैसला हो गया। इतनी बड़ी भारतीय सेना टिक नहीं पाई। मीर कासिम तो मैदान छोड़कर भाग गया,
और मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब दोनों ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर दिया। ये सिर्फ एक सेना की हार नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान की हार थी। इस एक लड़ाई ने भारत का नक्शा और उसकी किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जंग के बाद अगले साल 1765 में हुई ऐतिहासिक इलाहाबाद की संधि, और इसी संधि के बाद कंपनी को मिला दीवानी का अधिकार, यानी टैक्स वसूलने का हक। और यहीं से शुरू हुआ बंगाल में द्वैध शासन का बुरा दौर, जिसका अंजाम एक भयानक अकाल के रूप में सामने आया। रॉबर्ट क्लाइव, जो प्लासी का हीरो था, वो इंग्लैंड से वापस आया और उसने हारे हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि साइन करने पर मजबूर कर दिया। ये संधि एक तरह से एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कानूनी तौर पर भारत का मालिक बना दिया। इस संधि की सबसे जरूरी शर्त क्या थी? वो थी दीवानी का अधिकार। इसका मतलब था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लोगों से टैक्स या लगान वसूलने का काम कंपनी करेगी। और बदले में मुगल बादशाह को क्या मिला? सिर्फ 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन। सोच के देखिए, जो बादशाह पूरे देश का मालिक था, वो अब कंपनी का पेंशनर बन गया। सफर पूरा हो चुका था, कंपनी अब व्यापारी से शासक बन चुकी थी। इस दीवानी के अधिकार ने बंगाल में एक अजीब सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते हैं द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट। इसको आसान भाषा में समझे तो पैसा वसूलने का अधिकार तो अंग्रेजों के पास था, लेकिन कानून व्यवस्था, सड़कें, लोगों की भलाई, इस सब की जिम्मेदारी अभी भी नवाब की थी। मतलब सारी पावर अंग्रेजों के हाथ में और सारी जिम्मेदारी नवाब के सर पर। और इस लूटपाट वाले सिस्टम का जो नतीजा निकला, वो इतना भयानक था कि रूह कांप जाए। 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि लगभग 1/3 1/3 आबादी भूख से मर गई। लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी टैक्स वसूली उतनी ही सख्ती से चलती रही। इसीलिए कई इतिहासकार कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं, कि प्लासी की लड़ाई ने तो अंग्रेजों को सिर्फ घर का दरवाजा खोल कर दिया था, लेकिन बक्सर की लड़ाई ने उन्हें उस घर का मालिक बना दिया। यही वो फैसलाकुन जीत थी जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की असली नींव रखी। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जरा सोचिए, अगर उस दिन बक्सर के मैदान में फैसला कुछ और होता, अगर वो भारतीय गठबंधन जीत जाता, तो आज हमारे देश का इतिहास कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको सोचना चाहिए।